अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, आई एम सबा योर साइंस टीचर और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट टू द बोर्ड. नाउ दैट वी आर डन विद चैप्टर नंबर 12 के सारे सब यूनिट्स, हमने मून, सन्स, प्लैनेट सब कुछ कवर कर लिया है. अब टाइम आ गया कि हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करें. मैं हमेशा आपको एडवाइस क्या करती हूँ कि आप रिव्यू एक्सरसाइज देखने से पहले सारे चैप्टर्स के लेसन्स को अच्छी तरह से देख लें और समझ लें ताकि आप रिव्यू एक्सरसाइज खुद अटेम्प्ट कर सके, ना कि सिर्फ मेरी गाइडलाइन पे चले, आपका अपना भी कोई ओपिनियन हो ऑन द क्वेश्चंस. We'll start with question number 1. Who was Copernicus and what was his contribution to science? Copernicus कौन था और उसकी साइंस में कंट्रीब्यूशन क्या थी? आपके चैप्टर के बिल्कुल शुरू की एक दो बातों में ये वाली बात मेंशन थी. वो एक बंदा था, एक एस्ट्रोनॉमर था, जो कि इसलिए आज तक माना जाता है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम अप विद द डिस्कवरी के प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं. उसकी इस डिस्कवरी से पहले सारे लोग समझते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और सारे प्लैनेट्स और सूरज जो हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं. बट कोपरनिकस केम अलोंग, ही मेड डिस्कवरीज, ही लर्न मोर अबाउट द यूनिवर्स एंड देन ही टोल्ड एवरीबडी कि नहीं, ऐसा नहीं है. असल में सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर प्लैनेट अर्थ रोम्स अराउंड द सन एंड नॉट द अदर वे अराउंड. हम पढ़ भी लेते हैं. निकोलस कोपरनिकस वाज अ पोलिश यानी पोलैंड में पैदा होने वाला एस्ट्रोनॉमर जो स्टडी करते हैं अबाउट स्पेस about 500 years ago. So he was there a very long time ago. He was the first person to discover that planets orbit around the sun. वही बात आ गई कि वो पहला बंदा था जिसने क्या डिस्कवर किया कि प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, ना कि सूरज जो है वो अर्थ के गिर्द घूमता है. Very well done. Now let's read question number 2. What is the position of the sun in our solar system? How does it contribute to life on earth? पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इंटरलिंक्ड इस तरह है कि सूरज की क्या पोजीशन है हमारे सोलर सिस्टम में. वो सेंट्रल है टू आवर सोलर सिस्टम. हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसी के गिर्द चलता है और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है अर्थ पे लाइफ के लिए. आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चल के देखते हैं. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सन टू लाइफ ऑन अर्थ? सूरज हमारे लिए किन किन तरह से इंपॉर्टेंट है और उसकी यूनिवर्स में क्या स्पेस है, आए पढ़ते हैं. द सन हैज अ सेंट्रल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम. All planets orbit around it. It is important because Earth and other planets depend on it for light, heat and movement. तो सूरज जो है उसकी सेंट्रल पोजीशन है. सारे प्लैनेट्स अर्थ को मिलाकर उसके गिर्द घूमते हैं, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं इन द सोलर सिस्टम. तो वो बिल्कुल मेन सेंटर ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम है. और वो अर्थ पे लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हीट देता है, वो लाइट देता है, वो मूवमेंट को भी अलाउ करता है. उसकी वजह यह है कि आप अगर देखो हमारा खाना कहाँ से आता है? प्लांट से. और प्लांट्स हमारा खाना किस तरह से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो कि सूरज की रोशनी से हो रहा है. सिमिलरली हमारी सर्वाइवल जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही हो सकती है. एक लेवल ऑफ हीट हमें चाहिए होती है. तो वो हीट कहाँ से आती है? सूरज की मदद से. एनर्जी हर तरह से हमें सूरज से मिलती है. तो अगर सूरज ही नहीं होगा तो हमारे लिए लाइफ सस्टेन करना इम्पॉसिबल है. हम ना अपना खाना ले सकते हैं, ना हमें लाइट मिलेगी, ना हीट मिलेगी, एंड नॉर विल वी बी अलाउड टू मूव अराउंड. हेंस दैट एक्सप्लेन्स व्हाई सूरज हैज अ central position in the entire solar system. Now let's read question number 3. Which planet is nearest to the Earth? What are the chances of life being found there? अब अर्थ के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है और क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? Think a little. ये कौन सा प्लैनेट था हमने डिस्कस किया था? Very good. The planet is Venus. Venus जो है वो अर्थ के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन क्या वहां पे लाइफ सस्टेन कर सकती है? No. And why is that? क्योंकि वो सूरज के भी काफी करीब है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रियली रियली हॉट. तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर है जिसकी वजह से लाइफ वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकती. इसको हम पढ़ भी लेते हैं. वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ. और नहीं, टू अर्थ होगा यहाँ पर. द चांसेस ऑफ फाइंडिंग लाइफ देयर आर लो. कम है चांसेस. क्यों? बिकॉज इट इज क्लोजर टू द सन एंड टू हॉट टू सर्वाइव. क्योंकि वो सूरज के बहुत करीब है, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है और इंसान वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते. सो दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. कोशिश करें कि आप अपनी वर्ड्स में आंसर को लिखें, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करें और फिर खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन. नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इसके लिए आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, मेरा लेक्चर यूज कर सकते हो ऑन प्लैनेट्स, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि हम किसकी बात कर रहे हैं. क्लोजेस्ट टू द सन क्या है? मर्करी. वेरी गुड. एंड फारदेस्ट टू द सन है नेपट्यून. अगर आप इनके बुक में डिस्टेंसेस भी देखो तो आप इजीली देख सकते हो कि मर्करी का सबसे करीब है एंड नेपट्यून का तकरीबन 4.5 बिलियन की वजह से काफी दूर है फ्रॉम द सन. आए आगे चलते हैं. ओवर हियर आई हैव आल्सो रिटन द आंसर फॉर यू. सो द क्लोजेस्ट टू द सन इज मर्करी, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो. आप बुक से इसका एग्जैक्ट फिगर भी लिख सकते हो. एंड देन द फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज
नेपट्यून. You just have to mention the names over here. You don't have to explain this. लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि आप proper line में लिखो कि the closest planet to the sun is Mercury and the farthest planet to the sun is Neptune. Excellent. आगे question number 5 है what instrument do scientists use to study the universe? What is the Hubble? अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए? नॉट डिफिकल्ट. अगेन हमने एक पूरा यूनिट इसके ऊपर डिस्कस किया था अबाउट द हबल टेलीस्कोप. लेट्स रीड दिस. The scientists use the Hubble telescope to study the universe. The Hubble is a telescope that orbits the Earth and obtains images from space. तो साइंटिस्ट जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप. उसके कई ज्यादा डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, वो अलग अलग जगहों से यूनिवर्स की तस्वीरें लेता है. एंड बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का कोई पोल्यूशन, कोई क्लाउड्स वगैरह उसकी इमेज को क्लस्टर नहीं करते. आपको बिल्कुल क्लियर इमेज फ्रॉम द स्पेस मिलती है. और जो हबल टेलीस्कोप है वो भी अर्थ के इर्द गिर्द घूमना होता है, बट इंस्टेड ऑफ फेसिंग द अर्थ इट इज फेसिंग द आउटर स्पेस. तो स्पेस में जो कुछ भी हो रहा होता है हम हबल टेलीस्कोप की मदद से उसको देखते हैं, उसकी इमेजेस ऑब्टेन करते हैं. टेलीस्कोप अगर आपने नहीं सुना हुआ, टेलीस्कोप वैसे आपको मालूम होना चाहिए क्या होते हैं. एक डिवाइस होती है जिससे आप छोटी चीजों को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दूर की चीजों को आराम से देख पाते हो, राइट? सो बेसिकली टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी far off things and the Hubble telescope obviously has a very huge capacity. तो वो स्पेस में काफी दूर तक चीजों को ऑब्टेन कर पाता है उनकी इमेज को. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6. What is the difference between natural and artificial satellite? I've mentioned what a natural satellite means and I've also mentioned what an artificial satellite means. लेकिन मैंने इनका डिफरेंस इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वो बहुत सिंपल है और मैं जानती हूँ कि आप उसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली आपकी नेचुरल सैटेलाइट हम कहते हैं मून को. क्यों? क्योंकि वो भी प्लैनेट के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही होती है. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैनमेड डिवाइस होती है और वो भी अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही होती है. लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? पहला फर्क तो हमें यही पता चल गया कि एक मैनमेड है जबकि दूसरी नेचुरल है. उसके अलावा मून का काम क्या होता है? मून से बेसिकली हम अपने मंथ्स की ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम क्या करते हैं? हम इमेजेस ऑब्टेन करते हैं, हम वेदर और सिग्नल्स वगैरह की इंटरचेंज उसके थ्रू करते हैं. सो यू कैन मेंशन कि क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या डिफरेंट यूजेस हैं. आप बुक से और भी डिफरेंसेस देख के लिख सकते हो. 2 से 3 डिफरेंसेस शुड बी सफिशिएंट. आए आगे चलते हैं. Okay, what do we have now? We have question number 7. So let's read that. How many phases does the moon have? Draw them. Remember we did an entire chapter जिसमें हमने पढ़े थे मून के डिफरेंट फेजेस, अर्थ के मून के डिफरेंट फेजेस, क्योंकि हर प्लैनेट के मून के फेजेस हमने नहीं पढ़े थे. तो आप उस चैप्टर से रेफर कर सकते हो. आप अपनी बुक में मून्स के नीचे जो एक छोटा सा आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे फेजेस ड्रॉ हुए हैं, आप उससे रेफर कर सकते हो. मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं. मैंने ड्रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू फर्दर विद एन ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन. आई जस्ट नो कि आप वो पिछला लेक्चर देखो या आप अपनी बुक देखो, आपको आराम से इमेजेस मिल जाएंगी, नजर आ जाएंगी एंड यू कैन ड्रॉ देम. आपको फिर भी इन्फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके सारे फेजेस लिख दिए हैं ताकि आपको उनका सीक्वेंस अच्छे से पता हो. The moon has 9 phases from new moon to new moon again. तो वो न्यू मून से शुरू करता है, सारे फेजेस तब्दील करता है और वापस न्यू मून में चला जाता है. These are, उन फेजेस के नाम इस तरह से हैं. पहला है न्यू मून जब वो कम्प्लीटली डार्क होता है. फिर वैक्सिंग क्रेसेंट के एक साइड पे, राइट साइड पे उसका ब्राइट क्रेसेंट बन जाता है. फर्स्ट क्वार्टर राइट साइड पे पूरी हाफ हो जाती है. वैक्सिंग गिबस, देन योर एंटायर लेफ्ट साइड स्टेज अ क्रेसेंट डार्क, बाकी सारा लाइट हो जाता है. फिर आपका फुल मून आ जाता है जो फुली ब्राइट होता है. वेनिंग गिबस आता है, फिर लास्ट क्वार्टर आता है, वेनिंग क्रेसेंट एंड देन न्यू मून अगेन. तो इन सब की इमेजेस कहाँ पर है? आपकी बुक में है, हमारे पिछले लेक्चर में अबाउट द मून में है. एंड दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्लैनेट्स टू व्हिच दीज मून्स बिलोंग. इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पर उन्होंने आपको डिफरेंट मून्स के नाम बताए हुए, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्लैनेट से बिलोंग करते हैं. हमने क्योंकि रिसेंटली सारे के सारे प्लैनेट्स और उनके मून्स के बारे में पढ़ा है, दिस शुडंट बी हार्ड एट ऑल. मैं आपको गाइड कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले एज आई ऑलवेज एडवाइस आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. पहला है कैलिस्टो. कैलिस्टो कौन से प्लैनेट का मून है? वेरी गुड, जुपिटर. नेक्स्ट वी हैव डाइमोस. डाइमोस कौन से प्लैनेट का मून था? इट्स अ मून फॉर मार्स. मार्स ओनली हैज 2 मून्स जिनमें से एक का नाम डाइमोस है. फिर यूरोपा, अगेन जुपिटर. नेक्स्ट वी हैव गैनीमीड. वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लार्ज मून है पूरे सोलर सिस्टम का एंड इट इज ऑल्सो इन जुपिटर. लो, अगेन जुपिटर. नाउ वी हैव फोबोस. तो मार्स का जो दूसरा मून था वो फोबोस है. टाइटन किसका है?
Excellent. Titan is the largest moon from Saturn. And lastly we have Triton जो कि है again Neptune का largest moon. That is it for your entire review exercise. आपने बता दिया कि कौन कौन सा मून जो है वो कौन कौन से प्लैनेट में बिलोंग करता है. इफ यू कंफ्यूज यू कैन अगेन एड्रेस बुक से डिफरेंट टॉपिक्स एंड सी कि इन प्लैनेट्स के अंदर वाकई ये मून्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है. सो आई होप यू एंजॉयड कंप्लीटिंग द रिव्यू एक्सरसाइज और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे और खुद से आंसर्स को ज़्यादा इलैबोरेट करके अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और इसे अपनी तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. That will be it from my side from chapter number 12. We're through with it. We're through with the entire course. And I hope that you will keep revising this unit. Take care of yourselves. Allah Hafiz.